सीमा और मीना दो बहनें थीं और दोनों ही एक छोटे से गांव की थीं। दिखने में सीमा और मीना दोनों ही बहुत खूबसूरत और गोरी थीं, लेकिन उनकी एक ही कमी थी कि वो दोनों गंवार थीं। उनकी शादी शहर में हो जाती है जहां सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे मगर दिखने में बहुत ही ज्यादा काले थे, जिस कारण दोनों बहनों की शादी बबीता देवी के बेटे मनोज और विक्रम से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बबीता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, सीमा बहू और मीना, बहुत दिन हो गए घर में अच्छे से साफ सफाई नहीं हुई, तो एक काम करो, पूरे घर को ना अच्छे से साफ कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम दोनों बहनें मिलकर पूरे घर को अच्छे से चमका देंगे। बस आप हुक्म कीजिए, वो काम हम यूँ करके दिखा देंगे आपको। अरे घर बहुत बड़ा है, मेरा साफ सफाई करने में ना कमर टूट जाएगी, इसीलिए तुमसे बोल रही हूँ। 1 से 2 दिन तक समय लगेगा, वैसे कोई बात नहीं, तुम दोनों 2 दिन में आराम से पूरे घर को अच्छे से चमका देना, साफ कर देना, क्योंकि घर का एक एक कोना तुम्हें रगड़ रगड़ के साफ करना है, ठीक है ना? अरे माँ जी, हम अपने गांव में ना अकेले ही पूरा घर साफ किया करते थे। उसके बाद हम दोनों मिलकर गाय भैंस को खेत में ले जाते थे, फिर उनकी साफ सफाई भी करनी पड़ती थी हमें, और हमारी तो आदत हो चुकी है ये सब करने की। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सारा काम अकेले कर लेंगे। आप बस चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाइए और देखते रहिए कमरे में बैठकर कि कैसे हम दोनों मिलकर पूरे घर को चकाचक कर देते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, बहुत बात नहीं हो तुम दोनों, अब जाकर ना काम कर लो। दोनों अब पूरे घर की साफ सफाई करने को तैयार हो जाती हैं। सीमा और मीना दोनों पूरे घर को रगड़ रगड़ के साफ करने लगती हैं। यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज, लैपटॉप को भी डिटर्जेंट पाउडर से धो डालती हैं। अब ये देखकर बबीता बहुत गुस्सा करती है और कहती है, हे भगवान, तुम दोनों बिल्कुल गंवार और अनपढ़ हो क्या? अरे इलेक्ट्रिसिटी सामान को कोई पानी से साफ करता है क्या? इसमें डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करता है क्या? इतना भी नहीं मालूम कि बिजली के सामान को पानी से दूर रखा जाता है। अगर कोई करंट वगैरह लग जाता तुम्हें या फिर कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाता तो पूरे घर को ले डूबती, साथ में खुद भी मरती। माँ जी हमको माफ कर दो, हमको पता नहीं था ये सब क्या है। आगे से हम लोग ध्यान देंगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम दोनों। अरे रहने दो, मुझे लगा था कि बहुत समझदार हो तुम दोनों। अरे हर किसी को पता होता है कि टीवी, फ्रिज, लैपटॉप ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है और इनको पानी से दूर रखा जाता है। पता नहीं कब समझ में आएगा तुम्हें, गवार की गवार ही रहोगी। अब ना मेरे सामने से दूर हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों को ज्यादा तकलीफ हो जाए। बेचारी दोनों बिना कुछ कहे वहां से अपना मुंह लटकाकर किचन में आ जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद बबीता के घर उसकी बेटी प्रीति आती है। प्रीति का एक छोटा सा 5 साल का बेटा था, जो कि बबीता को नानी नानी कह के बुलाता हुआ उनके गले लग जाता है। तभी बबीता बोलती है, अरे मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं अपने नाती पोतों को। और बता बच्चा, क्या खाएगा? नानी नानी, मेरे को ना पास्ता खाना है और पिज्जा खाना है। पास्ता खाना है मेरे बाबू को? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी तेरी मम्मी से कह देती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा देती हूँ। हाँ अरे नहीं मम्मी, इसको बाहर का कुछ नहीं देना है, डॉक्टर ने मना किया है। घर पर ही पास्ता बना लेते और पिज्जा भी, आजकल इतना इजी तो है। भाभी को बोल दो ना प्लीज, वो बना देंगी। अरे सीमा, ओ मीना, दोनों मेरे नाती के लिए पास्ता और पिज्जा बना दो जल्दी से। और हाँ, अगर रेसिपी समझ नहीं आए तो YouTube पर जाकर सीख लो कि कैसे पास्ता और पिज्जा बनता है। सारा सामान किचन में है, कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बस YouTube खोलो, वहाँ सर्च कर लो कि कैसे पास्ता और पिज्जा बनाया जाता है, तुमको भी आसान पड़ेगा। हाँ बबीता अपनी दोनों बहुओं को पास्ता और पिज्जा बनाने के लिए बोलती है। दोनों ने अपने पूरे जीवन में कभी पास्ता और पिज्जा का नाम ही नहीं सुना था, खाना तो दूर की बात। अब दोनों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार वो कैसे पास्ता और पिज्जा बनाएं। दोनों अब YouTube से सर्च करके पास्ता और पिज्जा बनाने लगती हैं। दोनों बेचारी बहुत ज्यादा घबराई थी। मीना, अगर ये पास्ता और पिज्जा हमसे अच्छा नहीं बना तो माँ जी फिर से हमें ज्यादा सुनाने लगेंगे। उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि हम किसी भी लायक नहीं है। मैं जानती हूँ और डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, कोशिश तो करनी होगी ना। बाकी देखते हैं कि कैसा बनता है। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी पास्ता और पिज्जा खाया तक नहीं। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी कभी फ्रिज नहीं देखा, और ये इतना बड़ा अलग सा किचन है, इसके अंदर खाना बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
बहन बहुत डर लग रहा है, आज तो दीदी भी आ गई। उनके सामने अगर माँ जी ने हमारी बेइज्जती करी तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। चल अब टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कर कि कैसे, ये क्या है, ये पास्ता, हाँ ये पास्ता और ये पिज्जा बनता है। बाकी अगर हमसे कोई गलती हो गई तो भगवान है ना हमारे साथ। बेचारी दोनों डरते हुए पिज्जा और पास्ता बनाकर ले जाती हैं। दोनों का पिज्जा पास्ता बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था। अब ये देखकर बबीता को बहुत गुस्सा आता है और बबीता उन दोनों को सुनाते हुए बोलती है, कसम से तुम दोनों जिंदगी भर गवार की गवार रहोगी। तुम्हें पिज्जा और पास्ता बनाना नहीं आता? अरे यूट्यूब से देखकर अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकती ना, तो तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकती हो। माँ जी हमें माफ करना, दरअसल हमने पिज्जा और पास्ता खाया ही नहीं। हम एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़कियां हैं और हमें इन सारी चीजों में ढलने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब विश्वास कीजिए धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी और हम एक दिन जरूर सारा काम अच्छे से करके दिखाएंगे आपको। बस बस, अब मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पिज्जा पास्ता नॉर्मल चीज जो कि गांव हो या शहर, हर जगह बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी को इसके बारे में पता है और तुम्हें नहीं पता। हाँ सच बताऊं माँ जी तो हम बहुत गरीब हैं और हमने आज तक अपने जीवन में कभी पिज्जा पास्ता खाया ही नहीं है। बाकी हमने पूरी कोशिश की है इसे बनाने की। ये सब देखकर बबीता की बेटी प्रीति कहती है, माँ आप भी कैसे रिएक्ट करें दोनों के साथ? इन दोनों को शहर में कुछ समय के लिए एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप इनको सुनाने से बेहतर ये सिखाने की कोशिश करो। आप ही इन्हें घर की बहू बनाकर लाई हो और आप ही इनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। हाँ, और इसमें इनकी कोई गलती नहीं। जो चीज इन्होंने कभी देखी नहीं उस चीज को एकदम से इंसान एक्सेप्ट कैसे करेगा? कभी भी उसमें परफेक्शन नहीं ला सकता। तो इनको बोलने की वजह आपको सिखाना चाहिए था। आपने कभी भी इनको घर का सामान दिखाने या समझाने की कोशिश भी की है कि ये सामान इसलिए इस्तेमाल होता है? इनको बोलने से पहले आपको खुद को देखना चाहिए कि आपने कितनी कोशिश की है इन्हें सिखाने में। हाँ बेटा, शायद तू सही बोल रही है। मैंने तो हमेशा इनकी कमियां देखकर इन्हें 2-4 बातें सुना दी, लेकिन कभी भी इन्हें सिखाने की कोशिश नहीं की। माफ करना मेरी बहू, अब तुम दोनों बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मैं और प्रीति मिलकर तुम्हें शहर के तौर तरीके सिखाएंगे। इस तरह से बबीता और प्रीति दोनों मिलकर सीमा और मीना को शहर के तौर तरीके सिखाने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों बहनें पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश करती हैं और आखिरकार अब वो दोनों शहर के रंग रूप में बिल्कुल ढल जाती हैं और हंसी खुशी अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं। तारा अपने गरीब बहू कोमल और बेटे अतुल के साथ रहा करती थी, क्योंकि तारा की बहू एक गरीब परिवार से थी और दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई थी। इसलिए तारा अपनी बहू को जरा भी पसंद नहीं करती थी, पर अतुल कोमल से बहुत प्यार करता था। बस यही वजह थी कि जब भी तारा अतुल को दूसरी शादी करने के लिए कहती तो अतुल शादी के लिए साफ इनकार कर दिया करता। अरे बेटा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तू जानता है ना हम कितने गरीब हैं, पर फिर भी ना जाने तूने इस गरीब लड़की में क्या देखा जो इस गरीब लड़की से शादी कर ली। अरे इस घर की बहू इसे बनाकर क्यों ले आया? माँ बस करो, कोमल मेरी बीवी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आप उसे गरीब कैसे बोल सकती हो जब हम खुद मिडिल क्लास से हैं। मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, पर हम इस भिखारन जितने गरीब नहीं है जो शादी में 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। तू जानता है ना इस गरीब लड़की की वजह से पूरे गांव में मेरी नाक कट गई। सब मुझे ताने देते हैं, बोलते हैं क्या हुआ तारा बहन, तुम अमीर बहू नहीं लाई? माँ मैं परेशान हो चुका हूँ आपके इस रोज रोज के नाटक से। इस तरह से अतुल गुस्से में घर से चला जाता है और तारा अपना सारा गुस्सा अपनी बहू कोमल पर उतारती है। करमजली ने पता नहीं मेरे बेटे को क्या खिला दिया जो मेरा बेटा इस कलमुही के आगे पीछे घूमता रहता है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई ऐसी गरीब बहू पाकर। माँ जी मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं गरीब हूँ और दहेज भी कुछ लेकर नहीं आई, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालें। देख कैसे जुबान खुलने लगी है, सब मेरे बेटे की वजह से हो रहा है ये सब, वरना तुझ जैसी लड़की की क्या मजाल जो मेरे सामने भी खड़ी रह सके। इतना बोलकर तारा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका बीपी हाई हो जाता है और उसे घबराहट होने लगती है। अब जल्दी से कोमल अपनी सास को बीपी की दवाइयाँ देती है, जिसे खाने के बाद तारा का बीपी कंट्रोल हो जाता है। पर तारा की दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। ये देखकर कोमल अपनी सास से कहती है,
माँ जी आपकी दवाई खत्म हो चुकी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं आपकी दवाई ला दूं। मैं तुझे पैसे दे दूं ताकि तू मेरे पैसे खा जाए? अरे अगर मुझे खुद पैसे देकर दवाई लानी है तो मैं खुद ही क्यों ना लेकर आ जाऊं अपनी दवाई। तारा को कोमल पर जरा भी विश्वास नहीं था, इसलिए ऐसी हालत में भी तारा खुद अपनी दवाइयाँ लेने के लिए बाहर चली जाती है। पर अफसोस, तारा की दवाइयाँ इतनी महंगी होती है कि उसके पैसे कम पड़ जाते हैं। भैया मेरा घर पास में ही है, शाम को जब मेरा बेटा आएगा तो मैं बाकी के पैसे तुम्हें दे दूंगी। माँ जी मैं जानता हूँ आप शाम को पैसे दे दोगी, पर मुझे अपने मालिक को हिसाब देना होता है। पता नहीं क्या जमाना आ गया है, अब तो कोई किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहता। ले कल मुँह अपनी दवाई रख, मुझे नहीं चाहिए तेरी दवाई। शाम को जब मेरा बेटा आएगा तब ले आऊंगी सारे पैसे देकर ये सारी दवाई। तारा दवाइयाँ देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पूजा नाम की एक अमीर लड़की आती है और दुकानदार को दवाई के सारे पैसे देकर दवाई खरीद लेती है और तारा के हाथों में देते हुए उससे कहती है, आंटी जी ये लीजिए दवाई, मैंने आपकी पूरी पेमेंट कर दी है। और एक बात, आपने जो दवाई ली है ना वो बीपी की है, इसीलिए आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लीजिए, वरना आपका बीपी ना कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जीती रहे बेटा, काश कि तेरी जैसी बहू मुझे मिल पाती, पर मुझ बुढ़िया की तो किस्मत ही खराब है। आंटी जी आप अपनी किस्मत को क्यों दोष देती हैं? मुझे बताइए ना, आपका घर कहाँ है? मैं आपको अपनी कार से आपके घर छोड़ दूंगी। क्या कार से? अब पूजा तारा को अपनी बड़ी सी गाड़ी दिखाती है। तारा आज से पहले कभी भी गाड़ी में नहीं बैठी थी, इसलिए फटाफट उस कार में बैठ जाती है और तारा को उसके घर छोड़ देती है। पूजा तारा को घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी तारा उससे कहती है, अरे बेटी तूने मेरी इतनी मदद करी है, कम से कम खाना तो खा कर जा। वैसे आंटी जी मुझे ना लेट हो रहा है, लेकिन आप इतने प्यार से कह रही हैं तो खाकर जरूर जाऊंगी। कितनी प्यारी लड़की है और कितनी अमीर, बिल्कुल वैसी लड़की जैसे मैं अपने घर में चाहती थी। अब मैं इस लड़की की शादी अपने बेटे से कराऊंगी। अब तारा मन ही मन पूजा को अपने घर की बहू बनाने की ठान लेती है। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और तारा किसी न किसी बहाने पूजा को घर बुलाती है और खुद भी अतुल के साथ पूजा के घर जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और पूजा भी अतुल को पसंद करने लगती है। बेटा मैं जानती हूँ तुझे मेरा बेटा बहुत पसंद है। देख बेटा मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा शादीशुदा है, इसलिए तुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरी वो गरीब सौतन तेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगी। उसका तो ना होना या होना ही एक बात है, बस तू शादी के लिए हाँ कर दे। आंटी जी मुझे ना ये रिश्ता मंजूर है। वैसे भी इस दुनिया में मेरा है ही कौन, पापा थे जो कि कुछ दिन पहले ही चल बसे। अब मैं जब भी किसी बूढ़े इंसान को देखती हूँ ना तो मुझे उनसे हमदर्दी हो जाती है, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब बहुत जल्द तारा अतुल को पूजा से शादी करने के लिए कहती है, पर अतुल इसे शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद तारा खुदकुशी करने की धमकी देती है। अतुल जी माँ जी की जिद मान लीजिए, वो आपकी शादी करवा कर ही रहेंगी और अगर आपने दूसरी शादी नहीं की तो सच में वो खुदकुशी कर लेंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ जी को कुछ हो। कोमल के कहने पर मजबूरन अतुल पूजा से शादी कर लेता है और इस तरह से तारा अपनी गरीब बहू के लिए उसकी अमीर सौतन ले आती है। पर घर में आते ही पूजा अपना असली रंग रूप सबको दिखाने लगती है। माँ जी मैं और अतुल ना ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, आप अपनी इस गरीब बहू के साथ यहीं रहो, मैं इस गांव में तो बिल्कुल नहीं रह सकती। पूजा बहू ये सब क्या कर रही है? मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी और इस गरीब के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। माँ जी गरीब तो आप भी है ना, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ यहाँ रह रही थी। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि आपने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया है? ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, बल्कि मैंने आपके बेटे को पसंद किया है। पहली बार ही जब मैंने आपके बेटे को देखा था ना तभी मेरा दिल उस पर आ गया था। बस फिर क्या था, फिर मैं आपके घर की निगरानी रखने लगी। फिर मुझे पता चला कि आप गरीब हैं और गरीबी में अपनी गरीब बहू के लिए अमीर सौतन ढूंढ रही हैं। बस इसी चीज का फायदा उठाया मैंने। अपनी अमीर बहू की बातें सुनकर तारा के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, जिसके बाद तारा को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। अब पूजा अतुल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, पर अतुल कहीं नहीं जाता और पूजा को छोड़ देता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा सच कभी नहीं पता चलेगा? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं।
तुम्हारा सच बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, निकलो मेरे घर से। हम गरीब बहुत खुश हैं बिना तुम्हारे। इस तरह से अतुल अपनी दूसरी बीवी को घर से निकाल देता है, जिसके बाद वो सब एक बार फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। और फिर कभी तारा अपनी गरीब बहू को उसकी गरीबी के लिए ताना नहीं देती। हीना अपने पति रवि के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। रवि अपनी कंपनी में दिल लगाकर काम करता था और यही वजह थी कि रवि का प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया था। ऐसे ही एक दिन रवि खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हीना हीना हीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या बात है रवि? हीना, मेरा प्रमोशन हो चुका है और कंपनी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। और तो और दिल्ली में कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए घर भी मिला है। बस 2 दिन में हमें दिल्ली शिफ्ट होना है, फिर हम भी दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे। रवि, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। रवि की जिंदगी में अभी नई नई खुशियाँ आई थी और इस खुशी से हीना भी काफी खुश थी। अब क्या था, अब 2 दिन बाद ही हीना और रवि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो रवि को कंपनी की तरफ से मिली थी। रवि, ये कितना बड़ा घर है, लेकिन रवि मैं तो इस घर में बोर हो जाऊंगी क्योंकि हम इस शहर में नए हैं और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। हीना, नई जगह में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिक्र मत करो। यहाँ पर देखो कितने सारे घर हैं, कोई ना कोई पड़ोसी आकर तुम्हारा टाइम पास कर ही जाएगा। रवि और हीना आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर का दरवाजा बजता है और जैसे ही रवि दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी है, जिसका नाम जूली था। तो इस घर में आप लोग नए नए शिफ्ट हुए हो। वैसे मेरा नाम जूली है। आपके घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर है उसी में रहती हूँ। दरअसल मैं भी अभी यहाँ नई आई हूँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे, इसलिए सोचा क्यों ना अपने नए पड़ोसी से बात किया जाए, क्योंकि हम दोनों ही इस मोहल्ले में नए हैं और हमारी अच्छी बनेगी। रवि, कौन है दरवाजे पर? हमारी नई पड़ोसन जूली। अभी तुम कह रही थी ना कि तुम इस घर में बोर हो जाओगी। देखो, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए तुम्हारी पड़ोसन आई है। मैं तो आप दोनों को एंटरटेन करने के लिए आई थी। मेरा मतलब है कि मेरे पति विदेश में काम करते हैं, मैं अकेले पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आकर आप लोगों के साथ बैठ जाऊँ। ऐसे में आपका भी समय बीत जाएगा और मेरा भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जूली जी, पर क्या करें, जनाब जी के पास तो टाइम ही नहीं है और आप खड़े होकर अपनी पड़ोसन को ही देखते रहेंगे या ऑफिस भी जाएंगे। आज आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हीना के कहने पर अब रवि ऑफिस चला जाता है, पर ऑफिस जाने के बाद रवि के दिलो दिमाग पर सिर्फ जूली का फितूर रहता है। वह हर समय जूली के बारे में सोचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जूली का रोजाना हीना के घर पर आना जाना लगा रहता है। इसी बीच एक दिन जूली हीना के घर पर डिनर कर रही होती है। वैसे जूली जी, पता नहीं कैसे पति हैं आपके, जो अपनी इतनी सुंदर बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर विदेश चले गए। अगर आप मेरी बीवी होती तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता। अगर ऐसी बात है ना रवि जी, तो आप एक काम करो, मुझे अपनी बीवी बना लो, क्योंकि मैं अपने पति में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मेरे साथ रहते ही नहीं है। इसीलिए मुझे आप जैसा पति चाहिए, जो हर समय अपनी बीवी को टाइम दे। जूली और रवि एक दूसरे पर लाइन मार ही रहे होते हैं कि तभी खाना लेकर हीना वहाँ पहुँचती है और उन दोनों से कहती है, क्या बात चल रही है आप दोनों की? तुम्हारी पड़ोसन को तुम्हारी सौतन बनने की। क्या मतलब? जूली जी, सच में आप बड़ी मजाकिया हैं, पर शायद आपको नहीं पता मेरी बीवी मेरे लिए कितनी पॉसेसिव है। उसे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। वैसे हीना, मैं जूली जी से उनके पति के बारे में पूछ रहा था कि वो विदेश में क्या काम करते हैं। ठीक है, अगर बातें हो गई हो तो आप खाना भी खत्म कर लीजिए। कब से देख रहे हो, खाने को बस लेकर बैठे हो। हीना सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब जूली खाना खाकर जाने लगती है, तभी पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है, जिसके बाद जूली रवि और हीना से कहती है, हिना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ? वो दरअसल बात यह है ना कि मैं अकेली रहती हूँ और लाइट भी नहीं आ रही और मुझे अकेले डर लगता है, इसीलिए मुझे आप दोनों का साथ चाहिए ताकि मुझे डर ना लगे। हाँ हाँ जूली जी, क्यों नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, आप डरिए मत। इस तरह से जूली रवि और हीना के घर पर ही रुक जाती है। हीना रात में सो रही होती है कि अचानक से रवि उठकर जूली के कमरे में चला जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। अगर मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ तो तुम अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते?
जूली मेरी जान, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता, और ना ही मैं उसे बता सकता हूँ कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था और हम दोनों उसकी पीठ पीछे मिलते रहते हैं। रवि और जूली आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हिना की आंखें खुलती है और वह अपनी आंखों से अपने पति को ही जूली के साथ देख लेती है। ये क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे? रवि जी, आपको शर्म नहीं आई अपनी ही पड़ोसन के साथ ये सब करते हुए? इस बात की शर्म ही ना, जूली तुमसे ज्यादा सुंदर और सेक्सी है। जूली बिल्कुल वैसी ही औरत है जैसी कि मुझे पसंद है, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें अपने आप सच्चाई का पता चल गया। अब तुम मेरी जिंदगी से जा सकती हो ताकि मैं अपनी जूली से शादी कर सकूं और उसके साथ अपना घर बसा सकूं। मुझे इतना बड़ा धोखा देकर आपने अच्छा नहीं किया रवि जी। जो औरत अपने पति की नहीं, वो आपकी क्या ही होगी। जब उसने आपके लिए अपने पति को छोड़ दिया तो सोचिए, अगर आपसे भी अच्छा उसे कोई दूसरा आदमी मिला तो वो आपको भी छोड़ देगी। और रही मेरी बात, तो मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। पर मैं आपके धोखे को कभी नहीं भूलूंगी और न ही आपको कभी माफ करूंगी। इस तरह से हिना अपने पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाती है, जिसके बाद रवि जूली से शादी कर लेता है। पर जूली शादी के कुछ ही महीनों बाद बड़ी ही चालाकी से रवि की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और उसे धोखा देकर, मौका देखकर उसे लूटकर भाग जाती है। जिसके बाद रवि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। हिना ने बिल्कुल सही कहा था, मैंने हिना के साथ बहुत गलत किया, पर मैं अब अपनी गलती कैसे सुधारूं? मुझे एक बार हिना से बात करनी चाहिए और उसे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। अब रवि हिना से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है और अपनी बीवी हिना से माफी मांगता है। किस बात की माफी मांग रहे हो रवि तुम मुझसे? आखिर तुम तो चाहते ही थे ना कि मेरे पड़ोसन मेरी सौतन बन जाए, और तुम्हारी वजह से मेरी पड़ोसन मेरी सौतन भी बनी। वो बात अलग है कि मेरी सौतन तुम्हें लूट कर भाग गई। हिना, तुम्हारा कहना सही है, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। इतना बोलकर रवि हिना के आगे हाथ जोड़ लेता है। हिना भी रवि को माफ कर देती है, जिसके बाद रवि और हिना मिलकर जूली के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा कर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि इससे पहले भी जूली ने इसी तरह से कई लोगों से शादी करके लोगों को बेवकूफ बनाया है। जिसके बाद पुलिस तो जूली को ढूंढने में लग जाती है, पर रवि और हिना अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। जिसके बाद रवि कभी भी किसी पराई औरत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता। हिना अपने पति रवि के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। रवि अपनी कंपनी में दिल लगाकर काम करता था और यही वजह थी कि रवि का प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया था। ऐसे ही एक दिन रवि खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हिना हिना हिना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या बात है रवि? हिना, मेरा प्रमोशन हो चुका है और कंपनी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, और तो और दिल्ली में कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए घर भी मिला है। बस 2 दिन में हमें दिल्ली शिफ्ट होना है, फिर हम भी दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे। रवि, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। रवि की जिंदगी में अभी नई नई खुशियाँ आई थी और इस खुशी से हिना भी काफी खुश थी। अब क्या था, अब 2 दिन बाद ही हिना और रवि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो रवि को कंपनी की तरफ से मिली थी।